नमस्ते छात्रों। हमेशा की तरह मेरी कक्षा में आपका बड़े प्यार से तहे दिल से स्वागत है। रैयत शिक्षण संस्था सातारा रैयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज प्रकल्प 2021-22 के लिए सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड़ से मैं अध्यापिका माधुरी सावंत कक्षा 11वीं विषय हिंदी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको 9वां पाठ गज़लें डॉक्टर राहत इंदौरी जी कैसे दिखाई देते हैं उनकी तस्वीर आपके प्रपट पर। अब उनका ही परिचय प्राप्त करेंगे। राहत इंदौरी जी का जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उर्दू में एमए और पीएचडी करने के बाद इंदौर विश्वविद्यालय में 16 वर्षों तक उर्दू साहित्य का अध्यापन किया। त्रैमासिक पत्रिका शाखे के 10 वर्ष तक संपादक रहे। आप उन चंद शायरों में हैं जिनकी गज़लों ने मुशायरों को साहित्यिक स्तर और सम्मान प्रदान किया। आपकी गज़लों में आधुनिक प्रतीक और बिंब विद्यमान है जो जीवन की वास्तविकता दर्शाते हैं। अब कवि परिचय में उनकी जन्मतिथि के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, कहाँ पे शिक्षा प्राप्त की है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से जानकारी दी है। त्रैमासिक पत्रिका शाखे, इस पत्रिका के संपादन का कार्य उन्होंने 10 वर्षों तक किया है। इनके जो गज़लें हैं, इनके गज़लों को मुशायरों को साहित्यिक स्तर और सम्मान प्रदान किया है। आपकी गज़लों में आधुनिक प्रतीक और बिंब विद्यमान हैं जो जीवन की वास्तविकता दर्शाते हैं। कि वास्तव ने कि जो हमें दिखाई देता है, जो सच्चाई है, वह सच्चाई इनकी गज़लों में दिखाई देती है। आगे चलकर आपके सामने एक उदाहरण है, वो उदाहरण तो आज हम आपको बताने ही वाले हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ है चांद पागल है, रुत मौजूद, धूप बहुत है, 2 कदम और सही, यह गज़ल संग्रह है आदि। काव्य प्रकार, इस काव्य प्रकार को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा भूतकाल में लेकर जाऊंगी। वो कौन सा भूतकाल, यानी कि इस साल मैंने आपको पहली कविता पढ़ाई त्रिवेणी, बाद में पद पढ़ाए, प्रवासी साहित्य पढ़ाया, गेय कविता पढ़ाई। उसी तरह से ये भी एक यानी कि नई कविता भी आप लोगों को पढ़ाई। अब देखिए, ये जो प्रकार है थोड़ा सा विशेष प्रकार है। गज़ल के प्रारंभिक शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। शेर में आए तुकांत शब्द को काफिया, तुकांत तुक के अंत में दोहराए जाने वाले शब्दों को रदीफ कहते हैं। गज़ल में अधिकांश रूप में प्रेम भावनाओं का चित्रण होता है। गज़ल की असली कसौटी उसकी प्रभावोत्पादकता है। गज़ल का हर शेर स्वयं पूर्ण होता है। गुलजार, नीरज, दुष्यंत कुमार, कुंवर बेचैन, राजेश रेड्डी, रवीन्द्रनाथ त्यागी आदि प्रमुख गज़लकार हैं। अब देखिए, इस काव्य प्रकार में लिखने वाले इतने सारे साहित्यकार हैं, गज़लकार हैं और भी बहुत सारे हैं। गज़ल का हर शेर जो है स्वयं पूर्ण होता है। ये तो मैं आप लोगों को आगे चलकर समझाने ही वाली हूँ कि वह 2-2 पंक्तियाँ इसे पद नहीं कहेंगे, लेकिन उन 2 पंक्तियों का अपना अपना एक अस्तित्व है, अपना एक मतलब है, अपने लिए वो मतलब रखते हैं। तो यह गज़ल एक विशेष प्रकार का काव्य है। प्रारंभिक शेर को मतला कहते हैं, अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। शेर में जो आए तुकांत शब्दों को काफिया और बार बार जो दोहराया जाता है शब्द, उसे रदीफ कहा जाता है। अधिकांश इसमें प्रेम की भावनाएं, उनका चित्रण होता है। काव्य परिचय में आपको बता दूं कि प्रस्तुत पहली गज़ल में कवि ने दोस्ती के अर्थ और उसके महत्व को दर्शाया है।
दूसरी गज़ल में कवि वर्तमान स्थिति का चित्रण किया है। लोग जो होते हैं दिखाते नहीं है और जैसा दिखाते हैं वैसे होते नहीं है। मनुष्य के इसी दोगलेपन पर गज़लकार ने व्यंग किया है। प्रस्तुत गज़लें नया हौसला निर्माण करने वाली, उत्साह दिलाने वाली, सकारात्मकता तथा संवेदनशीलता को जगाने वाली है, जिसमें जिंदगी के अलग अलग रंगों का खूबसूरत इजहार है। अब देखिए, काव्य परिचय में आपको बता दूं कि पहला हिस्सा आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, उसी से संबंधित जो दोस्ती है, इसमें दोस्ती के अर्थ को या दोस्ती के महत्व को दर्शाया है। यह हम आज आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने वाले। दोस्ती, दोस्ती का मतलब समझाते हुए कवि कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से तुम मुझे दोस्त समझते हो तो मेरे विचारों को भी मान लीजिए। विश्वास रखना, मैं हरदम तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचूंगा। मेरे सभी विचार तुम्हारे विचारों के साथ मेल खाएंगे। मेरा कोई विचार तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम शिकायत यानी कि नाराज़गी व्यक्त कर सकते हो। शायद मेरे विचार तुम्हें बुरे भी लग सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ विचार तुम्हें मानने पड़ेंगे। मेरे विचार कुछ ऐसे हैं जो कि तुम्हें मानने पड़ेंगे। अब देखिए छात्रों, मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्ती, मित्र मराठी में कहा जाता है, मित्रता, मैत्री, बहुत बार आप लोग अपने मोबाइल के स्टेटस पर, स्टेटस की क्या बात है, लेकिन देखिए कि आप अपने दोस्तों को, लड़कियां हैं तो अपनी सहेलियों को, जिनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं होता है, वो एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि बिना किसी डोर के बंधे रहता है, हमेशा हमारे सुख दुख में हमारा साथ देता रहता है। वो कभी हमें गलत मार्ग पर जाने नहीं देता है, सच्चाई का मार्ग दिखाता है। वो निंदा करता है, लेकिन वह निंदा करते समय ये जरूर सोचता है कि मेरी इस निंदा से, मेरी इस बुराई से मेरे दोस्त का, मेरी सहेली का जरूर अच्छा होने वाला है, मेरा भला होने वाला है, उसका भला होने वाला है। इसीलिए हमेशा आप लोगों का दोस्त वही है, आप लोगों का मित्र वही है, आपकी सहेली वही है जो आप लोगों को सन्मार्ग दिखाती है, आपकी बुराइयों को बाहर निकाल कर आप लोगों को अच्छा बनाने की कोशिश करती है। सफलता की सीढ़ियाँ आप ऊपर चढ़ने लगते हैं तो वह प्रशंसा करने वाला, वह भी कभी चूकता नहीं है, हमेशा आपका साथ देने वाला आपका दोस्त होता है। इस दोस्ती के मतलब को समझाते हुए कवि कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से तुम मुझे दोस्त समझते हो तो मेरे विचारों को भी मान लीजिए। विश्वास रखना, मैं हरदम तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचूंगा। मेरे सभी विचार तुम्हारे विचारों के साथ मेल खाएंगे। मेरा कोई विचार तुम्हें पसंद नहीं आया तो शिकायत यानी कि नाराजी व्यक्त कर सकते हो। शायद मेरे विचार तुम्हें बुरे भी लग सकते हैं, लेकिन मेरे कुछ विचार तुम्हें मानने भी पड़ेंगे। दोस्त है मेरा, दोस्त है तो मेरा कहा भी मान, मुझसे शिकवा भी कर बुरा भी मान। कवि कहते हैं कि मनुष्य के हृदय यानी कि दिल को हमें सबसे बड़ा शत्रु मान लेना चाहिए। हमें पत्थर को भी खुदा, ईश्वर मानना चाहिए। कवि यहाँ कहते हैं कि अगर मेरा दोस्त है तो मेरी बात तो मान लेनी चाहिए। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो, मैं क्या हमेशा तुम्हें बुरी बातें समझाता हूँ, बुराई का मार्ग दिखाता हूँ? हाँ, तुम्हें अधिकार है, कहीं पे मुझसे गलती हो जाती है तो शिकायत कर, शिकवा भी कर, लेकिन जब कभी तू मुझे डांटेगा, मैं तुम्हें डांटूंगा, सन्मार्ग दिखाऊंगा, तो तुम्हें बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम दोस्त हैं ना। दोस्ती में तो ये सब कुछ चलता है। दिल को सबसे बड़ा हरीफ समझ और इस संग को खुदा भी मान।
हरीफ यानी कि शत्रु। और इस संग को खुदा भी मान, संग यानी कि यहाँ पे मतलब है सोहबत, साथ। जब दिल को सबसे बड़ा हरीफ समझने की शत्रु और इस संग को खुदा भी मान, जबकि मैं पत्थर जैसा हूँ कि मुझ पर कोई परिणाम ही नहीं होता है। शत्रु मान लेता है क्योंकि मैं तुम्हारी बुराइयां निकलता हूँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए तुम मुझे अपना शत्रु मान लेते हो। लेकिन देखिए कि शत्रुता के पीछे, इस भावना के पीछे मेरे मन में तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है। मैं कभी सच भी बोल देता हूँ, गाए गाए मेरा कहा भी मान। अरे क्या तू हमेशा मुझ पर ये ठप्पा लगा रखा है कि तू समझता है कि मैं हमेशा झूठ ही झूठ बोल देता हूँ? अरे ऐसा नहीं है। अरे कभी कभी मेरी बात तो मान ले कि मैं हमेशा झूठ नहीं बोलता, बल्कि मैं सच भी बोल देता हूँ। कभी कहना चाहते हैं कि दुनिया ने मुझ पर यह ठप्पा लगा दिया है कि मैं हमेशा झूठ ही बोलता हूँ। ये मुझे स्वीकार है कि ज़्यादातर मैं झूठ बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा झूठ ही बोलता हूँ। कभी कभार मैं सच भी बोल देता हूँ। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि कभी कभी तो मेरी बातों पर विश्वास रखना, अन्यथा पता नहीं कि उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। याद कर देवताओं के अवतार, हम फकीरों का सिलसिला भी मान ले। कवि कहते हैं कि युगों के अनुसार देवताओं ने भिन्न अवतार माने। जैसे कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, वराह अवतार है, मत्स्य अवतार है, ये कलियुग है, अनेक सारे अवतार है। अब इन अवतारों को जैसे भगवान को हम मानते हैं, उसी तरह से जो फकीर है, जो साधु संत है, जिन्होंने संसार की मोह माया को छोड़कर देवताओं के बारे में कुछ जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, अच्छे विचार प्रस्तुत किए, उनकी भी लंबी परंपरा है। ये परंपरा जो पाई जाती है, दिखाई देती है, उनका अपना कर्तव्य, सामाजिक जिम्मेदारी उन्होंने भी निभाई। वही वैराग्य धारण कर समाज की सेवा करने का व्रत लेते हैं। कई सालों से हम फकीरों के इन व्रत का अनुसरण करते चले आ रहे हैं। मतलब देखिए कि ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को मानते समय हमें कभी कभी इन साधु संतों ने भी बता दिया। जैसे संत तुकाराम है, संत ज्ञानेश्वर है, संत कबीर है, संत सूरदास है, संत मीराबाई है, अनेक सारे हैं। जितना नाम लिया जाए उतने कम ही है। लिखिए कि इन्होंने जो समाज सुधारने का बीड़ा उठाया था, इन्होंने भी अपने जीवन में अनेक सारे अच्छे कर्म करके दिखाए। कागजों की खामोशी आबे पड़, एक एक हर्फ को सदा भी मान। कभी कहते हैं कि कागजों के बीच खामोशियां होती है, उन्हें हमें पढ़ना आना चाहिए। तब एक एक शब्द भी अपना कहा कुछ कहता है। उन शब्दों के स्वर हमें सुनाई देने चाहिए, हमें संवेदनशील होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं जबकि यह पंक्ति आप लोगों को पढ़ाने जा रहे उस वक्त मुझे पुणे के अनिल अवसर जी, उनकी किताब के बारे में याद आ रही है। उन्होंने अपने ऐसे ही कुछ जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ छोटे छोटे कहानियां लिख कर रखी है मराठी में। वे कहते हैं कि हर एक वस्तु का अपना अस्तित्व है और हर एक वस्तु अपना दुख सुख जताते हैं। जैसे उनकी एक जैसे भेड़ या बेंच माकड़े, इसी तरह से जो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ये मोबाइल का चार्जर है, मोबाइल है, गाड़ी है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, इनका अपना अस्तित्व है। वे भी कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ये उनकी किताब में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। इसी तरह से कागजों के बीच में खामोशियां होती है, उन्हें हमें पढ़ना आना चाहिए।
तब एक एक शब्द भी अपना कहा कुछ कहना चाहता है। उन शब्दों के स्वर हमें सुनाई देने चाहिए, हमें संवेदनशील होना चाहिए। जैसे देखिए छात्रों, मैं कभी कभी आप लोगों से ये भी कक्षा में बोलती हूँ कि मैं हमेशा रोज़ अपने आंगन में जो तुलसी का पौधा है, हर सिंगार है, आंवले का पौधा है, मेरे बिल्ली है, पालतू जानवर यानी कि कुत्ते हैं, उनके साथ भी मैं रोज़ बातें करती हूँ। पेड़ों के साथ बातें करना अच्छा लगता है। जबकि उनकी पत्तियां हिलने लगती है तो ऐसा लगता है मुझे, मैं महसूस करती हूँ कि वे भी कुछ बताना चाहते हैं। हर रोज़ उनके साथ में बातचीत करती हूँ। इसी तरह से कि यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि कागज़ों के बीच खामोशियाँ होती है, उन्हें हमें पढ़ना चाहिए। उसमें जो शब्द लिखे हैं उन शब्द अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं, हर एक का अपना एक अस्तित्व है। उन शब्दों के स्वर हमें सुनाई देने चाहिए, इसलिए हमें संवेदनशील होना चाहिए। हर्फ यानी कि अक्षर। आजमाइश में क्या बिगड़ता है, फर्ज कर और मुझे भला भी मान, मेरी बातों से कुछ सबक भी ले, मेरी बातों का कुछ बुरा भी मान। कवि कहते हैं कि किसी को परखने में, किसी की परीक्षा लेने में कोई बुराई नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों को, उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना चाहिए। और मुझे भी तुम परखो और मुझे भला मानकर मेरी कुछ बातें भी माननी पड़ेगी। आपको मेरी बातें आज शायद कटु बुरी लगे, लेकिन उसमें अपनी भलाई ही छुपी होगी। आजमाइश यानी कि आजमा कर देखना, फर्ज यानी कि यहाँ पे विश्वास, कर्तव्य। कवि कहते हैं कि किसी को परखने में, किसी का परीक्षा लेने में कोई बुराई नहीं है, किसी को आजमाने के लिए बुराई नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना चाहिए। और मुझे भी तुम परखो और मुझे भला मानकर मेरी कुछ बातें भी मान लो, माननी पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आपको मेरी बातें आज शायद कटु बुरी लगे, लेकिन उसमें आपकी ही भलाई है। मित्र तो अब में तो ये चलता है क्योंकि हम दोनों ने इस बात को मान लिया है, इस रिश्ते को अच्छी तरह से समझ लिया है। गम से बचने की सोच कुछ तरकीब और इस गम को आसरा भी मान। कवि कहते हैं कि आए हुए संकट को पार लगाना ही जिंदगी है। जो संकट, दुख जीवन में मिले हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता तो हमें अवश्य ढूंढना होगा, लेकिन उसके साथ साथ दुख ने हमें पनाह दी, इसलिए उसके आभार भी प्रकट करने चाहिए, क्योंकि दुख की छत ने ही हमें सुख का एहसास करा दिया। जिंदगी में अगर हमेशा ही सुख मिलता रहे तो जीवन रुचिहीन होगा। दुख ही वह बात है जो हमें सुख का मूल्य यानी कि महत्व समझा देती है। अब दुख है इसे इसलिए सोचने के लिए कोई और तरकीब मनुष्य सोचता रहता है। दुख से दूर भागने लगता है मनुष्य, और इस गम को हमें आसरा मान लेना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ये सिक्के के दो बाजू है। मनुष्य का जीवन इससे ही परिपूर्ण होता है। इसीलिए इस संकट को पार लगाना ही मनुष्य का जीवन है। जो संकट, जो दुख जीवन में मिला है, उससे बाहर निकलने का रास्ता तो हमें अवश्य ढूंढना होगा, लेकिन उसके साथ साथ दुख ने हमें जो पनाह दी, इसलिए उसके आभार भी मान लेना चाहिए, क्योंकि दुख के छत ने हमें सुख का एहसास दिया। क्योंकि सुख क्या है, ये दुख जो हुआ, दुख के बाद, दुखी होने के बाद हमें पता चला कि अरे हाँ, ये दुख होता है, और ये इसके बाद ये जिससे हमें अच्छा लगता, सुकून मिलता है, वह सुख है। जिंदगी में अगर हमेशा ही सुख मिलता रहे तो जीवन हमारा रुचिहीन होगा, क्योंकि हम पागल हो जाएंगे। सुख ही सुख मिलता रहेगा तो इसीलिए मनुष्य के जीवन में दुख और सुख जैसे धूप है, छाव है। धूप होती है, धूप से मनुष्य
झुलसने लगता है तब वह छाँव को ढूंढने लगता है। ज़्यादा ठंड लगती है तो धूप के लिए वह तरसता रहता है। इसी तरह से ये मनुष्य अपने जीवन में इन दोनों बातों को अपने पास रखता है। मतलब उसका संग हमेशा रहता है। दुख ही वह बात है जो हमें सुख का मूल्य यानी कि सुख का महत्व समझा देता है। 2 कदम और सही इस गज़ल संग्रह से यह जो गज़लें हैं इसका पहला हिस्सा ले लिया है। धन्यवाद छात्रों।